कार्य पुस्तिका प्रकृति कक्षा 5 पाठ 9 हम और हमारी फसलें। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका में विभिन्न प्रकार के मिट्टी के गुण एवं उसमें उगने वाली मुख्य रूप से फसलों के नाम लिखिए। तो इधर मिट्टी का नाम दिया गया है, यहाँ मिट्टी के गुण लिखने हैं और उसमें उगने वाली फसलें। तो पहला है दोमट मिट्टी, तो इसके गुण हैं बलुई, चिकनी तथा सिल्ट टाइप की होती है। धान, कपास, गेहूं, गन्ना आदि फसलें उगती हैं इसमें। दूसरा है बलुई मिट्टी, इसके कण बड़े तथा बालू की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें तरबूज, खरबूज, बाजरा आदि फसलें उगती हैं। चिकनी मिट्टी, इसके कण छोटे होते हैं। गेहूं, चना, मटर आदि फसलें इसमें उगती हैं। काली मिट्टी, कण अधिक बारीक होते हैं। गन्ना, कपास आदि के लिए उपयुक्त होती है। ह्यूमस क्या है, ये किसान की मदद किस प्रकार से करता है? उत्तर है, प्राकृतिक रूप से सड़ने गड़ने वाली चीज़ों में ह्यूमस होता है। अच्छी पैदावार के लिए ह्यूमस अति आवश्यक है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए फसलों को उनके वर्गों के आधार पर खरीफ, रबी और जायद में वर्गीकृत करके लिखिए। तो पहले खरीफ की फसल है, ये बरसात के मौसम में होती है। तो जैसे अब इसमें से देख के छांटना है, तो यहाँ हो जाएगा मक्का, धान, ज्वार। और जायद की फसल ये गर्मी के मौसम में होती है, मई जून में, जैसे खरबूजा, तरबूज, सब्जियां आदि। और रबी की फसल जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू। ये ऊपर जो दिया गया है उसी में से छांट कर लिखना है। अगला है, आपने कौन कौन से बीज देखे हैं उनके नाम लिखिए। तो आपने जो जो बीज देखे होंगे उनके नाम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे गेहूं, सरसों, जौ, चना, सेम, मूंग, मटर, उड़द, सब्जियों के बीज आदि। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा बीज के लिए सच है उस पर सही का निशान लगाइए। श्वसन करते हैं, ठीक है। बिना हवा के बढ़ सकते हैं, गलत है। सूरज की रोशनी से उन्हें नुकसान पहुंचता है, ये बिल्कुल सही है। वे पानी के बिना भी बढ़ सकते हैं, तो ये गलत है। बिना हवा के बढ़ सकते हैं, ये भी गलत है। श्वसन करते हैं, ये भी सही नहीं है। ये उत्तर इसका सही है। सूरज की रोशनी से उन्हें नुकसान पहुंचता है, अर्थात सूरज की रोशनी अगर डायरेक्ट बीज पर लगेगी तो उसमें अंकुरण की संभावना कम हो जाएगी। अगला प्रश्न, बीज हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? उत्तर, अगली फसल उगाने के लिए बीज हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अगला प्रश्न, साधारण बीज एवं उन्नतशील बीज में अंतर लिखिए। उत्तर है, साधारण बीज किसान स्वयं तैयार करते हैं, जबकि उन्नतशील बीज वैज्ञानिक विधि से तैयार किए जाते हैं। चित्र को देखें और बताएं कि यह सिंचाई की कौन सी पद्धति है, इसका उपयोग अब क्यों नहीं होता है, लिखिए। तो ये चित्र है, इसमें पंपिंग सेट लगाकर इसमें कुएं से पानी निकाल के सिंचाई किया जाता है, जैसे राहट वगैरह पहले चलता था। तो इसमें लिखेंगे ये पारंपरिक पद्धति है, इसमें समय और परिश्रम अधिक लगता है। इस समय सिंचाई के और बेहतर साधन उपलब्ध हैं, जैसे ड्रिप विधि है, स्प्रिंकल विधि है, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बॉक्स में लिखिए कि यह किस प्रकार की सिंचाई पद्धति है। तो ये देखिए इस तरह से बना हुआ है, इसको कहते हैं ड्रिप पद्धति। और ये इसमें फव्वारे से सिंचाई होती है, इसको लिखते हैं फव्वारा पद्धति। अगला प्रश्न, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। किस पद्धति के द्वारा पानी पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद वाल्व, पाइप आदि से डाला जाता है? तो यही वो चीज़ है, इसमें बूंद बूंद करके पाइप लगा देते हैं और उसकी जड़ पर बूंद बूंद पानी गिरता है, इसको कहते हैं ड्रिप सिंचाई प्रणाली, यानी ड्रिप पद्धति। तो इसमें
इसका स ऑप्शन सही है, ड्रिप सिंचाई प्रणाली। अगला प्रश्न है, गेहूं की सिंचाई किस पद्धति के द्वारा की जाती है? फव्वारा सिंचाई प्रणाली, जल प्रवाह सिंचाई प्रणाली, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, उपरोक्त सभी। तो ज्यादातर गेहूं की सिंचाई जल प्रवाह सिंचाई प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में जल खेतों में सींचा जाता है। अगला है, फव्वारा सिंचाई पद्धति कौन सी मिट्टी के लिए उपयोगी है? चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, सिल्ट मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो ये बलुई मिट्टी के लिए ज़्यादा उपयोगी है। अगला प्रश्न, ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति में क्या अंतर है? तो इधर लिखेंगे ड्रिप सिंचाई और इधर स्प्रिंकलर सिंचाई। इस विधि में पाइप और टैप के द्वारा पौधों की जड़ों में बूंद बूंद पानी दिया जाता है, और इस विधि में फव्वारे द्वारा कृत्रिम तरीके से पौधों पर पानी की बारिश कराई जाती है। अगला प्रश्न, जल प्रवाह सिंचाई पद्धति क्या है? उत्तर, जल प्रवाह सिंचाई पद्धति में फसल में छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं तथा उनमें नालियों द्वारा पानी दिया जाता है। अगला प्रश्न, आकाश और राघव आपस में बातें कर रहे हैं। वे चावल के पौधे और प्याज के पौधे के बारे में बात कर रहे हैं। तो आकाश, चावल के पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। राघव, प्याज के पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। किसकी बात सही है? तो चावल और प्याज दोनों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ लिखेंगे, पहला है राघव, वह है आकाश। आकाश और राघव दोनों कुछ कह नहीं सकते, तो इसमें ये दोनों की बात सही है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए फसलों का वर्गीकरण कीजिए। तो ये फसल दिए गए हैं, चावल, प्याज, गन्ना, तिल, कपास, मटर, केला, सेब, तरबूज, बादाम, गेहूं। अब इसमें कम पानी की ज़रूरत और ज़्यादा पानी की ज़रूरत। तो कम पानी वाले में तिल, मटर, सेब, तरबूज, गेहूं। ज़्यादा पानी वाले में चावल, प्याज, गन्ना, कपास, केला, बादाम। अगला प्रश्न, जैविक खाद एवं रासायनिक खाद में अंतर लिखिए। तो जैविक खाद घर पर बना सकते हैं। रासायनिक खाद कारखाने में बनती है। फिर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, और ये रासायनिक खाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। जैविक खाद मिट्टी के लिए लाभदायक होती है, और रासायनिक खाद मिट्टी के लिए हानिकारक होती है। इस तरह से दोनों में अंतर लिख लेंगे। अगला प्रश्न, रासायनिक खाद का प्रयोग करने से क्या क्या नुकसान होता है? उत्तर है, रासायनिक खाद के उपयोग से मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ने के साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। रासायनिक खाद का प्रयोग मिट्टी तथा स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न है, रासायनिक खाद की अपेक्षा जैविक खाद अधिक फायदेमंद है, लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, रासायनिक खाद की अपेक्षा जैविक खाद का निर्माण करना आसान है। जैविक खाद हमारे स्वास्थ्य व मृदा दोनों के लिए लाभदायक है, क्योंकि जैविक खाद घास फूस, पत्ती आदि से बनता है। अगला प्रश्न, अमन की माँ अपने खेत में गोबर की खाद का उपयोग करती है और रमेश अपने खेत में यूरिया की खाद का उपयोग करता है। आने वाले समय में किसके खेत को ज़्यादा नुकसान होगा और क्यों? तो रमेश को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि यूरिया एक रासायनिक खाद है जो खेत के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न, फसल को कीड़ों से बचाने के लिए किसान क्या करता है? उत्तर, फसल को कीड़ों से बचाने के लिए किसान अपने खेत में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करता है, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। अगला प्रश्न, कॉलम अ में दिए गए कृषि उपकरणों को कॉलम ब में दिए गए उनके उपयोगों से मिलाइए। तो इसमें मिलान करना है। हंसिया से फसल की कटाई की जाती है, तो कटाई करना।
कुदाली से गुड़ाई की जाती है, इससे मिला देंगे। सीड ड्रिल, ये बीज बोने के काम आता है, इससे मिला देंगे। स्प्रिंकलर, ये सिंचाई की पद्धति है, इससे मिलान कर देंगे। अगला प्रश्न, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाइए। सही का निशान लगाना है। खेत से खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से कौन सा औजार का उपयोग करते हैं? फावड़ा, तो फावड़ा गुड़ाई करने में, हल जोतने में, कुल्हाड़ी काटने में, कल्टीवेटर जुताई और ये खरपतवार को इकट्ठा करने के भी काम में आता है। इसके फार में सब खरपतवार इकट्ठे हो जाते हैं और उसको हम बाहर निकाल देते हैं। अगला प्रश्न, फसल पर खरपतवारों के दुष्प्रभावों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। वे फसल कटाई में व्यवधान डालते हैं खरपतवार, तो ये कुछ हद तक ठीक है। वे फसल की वृद्धि में सहायता करते हैं, गलत है, इसको भी गलत ही मान के चलेंगे। वे फसल के पौधों के साथ जल, पोषकों, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, ये बिल्कुल सही है। फसल को नहीं बढ़ने देते हैं और जो भी पोषक तत्व होते हैं उसमें उसको ये ग्रहण करके स्थान भी ज़्यादा घेर लेते हैं। वे पौधों के वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, बिल्कुल प्रभाव डालते हैं, पौधों की वृद्धि रोक देते हैं और ये सारे पोषक तत्व स्वयं ग्रहण करने लगते हैं। कथनों के सही समुच्चयों को चुनिए। क ख ग, तो इसमें ख गलत है इसलिए नहीं होगा। ग घ, तो ये इसका उत्तर सही है। केवल ग नहीं है, उपरोक्त सभी, तो ये भी नहीं सही है, इसका ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न, फसल तैयार होने के बाद उसका भंडारण किसान कहाँ करता है? तो उत्तर है फसल का भंडारण किसान अपने घरों पर या भंडारण गृहों में करते हैं। अगला प्रश्न, फसल का भंडारण करने में किसान को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सोचकर लिखिए। तो फसल का भंडारण करने में किसान को निम्न परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे सही जगह का मिलना, नमी, कीट, चूहों आदि से बचाना। इस तरह से इस वीडियो को देखकर आप पूरे एक्सरसाइज को कर सकते हैं।